रामविलास जी उस वक़्त इमरजेंसी जब लगी तो ये रोहतक में थे, रोहतक का केंद्र में सब संभाल रहे थे जी। और रोहतक में एक एजिटेशन कराया गया, एक ग्रुप ने नारेबाजी की, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको वहाँ से गुम कर दिया जी। जिनकी जानकारी उनके परिवार वालों को नहीं, किसी को नहीं कि वो गए कहाँ। सीआईडी वाले उन दिनों बहुत शरारत कर रहे थे, जाके उनके घर कहते थे भाई उनको तो गोली मार देंगे। आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी यातनाएं, पजामा नीचे से बांध के ऊपर से चूहे छोड़ देना ऐसे। ये बहुत छोटी बात है, ये तो पंजाब के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ। इनको जानकारी मिली कि रज्जू भैया जी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इन्होंने वहाँ पहुँच के इन्होंने रज्जू भैया जी को वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से वो निकल गए, उसके 10 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और वो इनको उठा के ले गई। लेकिन ये भी इलेक्शन होने के, नई सरकार बनने के बाद आए और रामविलास भी नई सरकार बनने के बाद आए, जेल में रहे तब तक पूरा टाइम जेल में रहे। जैसे ही खबर पहुंची कि सुनील ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया है, जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, जो सीनियर कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, सब अंडरग्राउंड संसद, सारे अंडरग्राउंड, सब भूमिगत हो गए। तो वहाँ पे एक गलती थी कि किसी एजिटेशन के अंदर संघ वालों का इंस्ट्रक्शन था कि पिता का नाम सबने भगवान लिखवाना है। करनाल का एक परिवार था, उसके 17 जेल में थे, एक ही परिवार, 17 मेंबर। घर में शादी थी तो अरेस्ट करने आए, तो सबने उनको कहे तो सबको अरेस्ट कर लिया, जिसमें एक 1.5 साल की बच्ची भी थी। मनोहर जी ने हमें बहुत इज्जत दी। 2019 में उन्होंने सारे हरियाणा के, जब ये पेंशन शुरू की थी, उसके बाद 25 जून 2019 को पूरे हरियाणा के जितने भी लोकतंत्र सेनानी थे और उनके जो नहीं थे, उनके परिवार वाले, उनको चंडीगढ़ बुलाया, अपने घर पे सबको भोजन कराया, रात को सबका अभिनंदन किया। एक चीज़ अधूरी रह गई है उनकी, मनोहर जी की। उन्होंने कहा था कि जब हमें बेसिकली दिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के अनुसार जैसे उनको एक्सपेंसेस मिलते हैं इलाज के लिए, मेडिकल सुविधा मिलती है, उस तरह आपको मिलेगी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान है सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, लेकिन आज भाजपा की नहीं, आज बात करेंगे लोकतंत्र सेनानी संगठन की। लोकतंत्र सेनानी संगठन है आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उनका संगठन है। अखिल भारतीय स्तर पर इस संगठन की शाखाएं हैं। हरियाणा इकाई का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है 2 दिन पहले। तारीख, दिन, सब कुछ इनसे बात करेंगे। इनकी नियुक्ति हुई है, प्रदेश इकाई पूरी गठित की है, इनके साथ साथ और भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, लेकिन यह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सुनील ग्रोवर। इनके पिताजी के बारे में बता दें, दिवंगत ओम प्रकाश ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। आपातकाल के दौरान सुनील ग्रोवर भी लंबे समय तक यातना झेलने वालों में शामिल थे। इन्होंने भी जेल यात्राएं की उस समय, और अब जो लोकतंत्र सेनानी संगठन है उसके पदाधिकारी बने हैं, बड़े, सबसे हरियाणा यूनिट के सबसे बड़े पदाधिकारी। हालांकि आशीर्वाद देने के लिए इनके पास रामविलास शर्मा जैसे दूसरे नेता हैं जिन्हें संरक्षक नियुक्त किया गया है, और बाकी पूरी लिस्ट इनसे बात करेंगे, पूरी लिस्ट ये बताएंगे। तो सुनील ग्रोवर जी, आपका एनजेपी हरियाणा में स्वागत है, अभिनंदन है, और फिर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। माफ करना, मैं लोकतंत्र सेनानी संगठन बोल गया, लोकतंत्र सेनानी संघ है, और लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ग्रोवर हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सुनील ग्रोवर जी, आपका धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। एनजेपी हरियाणा के ऑफिस में पहुंचे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, आप पहले ठीक कह रहे थे कि हरियाणा में जो संगठन था वो लोकतंत्र सेनानी संगठन के नाम से ही जाना जाता था। इसको कुछ वर्ष पूर्व एक हरियाणा के थे हमारे लोकतंत्र सेनानी, उन्होंने रजिस्टर करा दिया था लोकतंत्र सेनानी संगठन के नाम से, जबकि नेशन वाइड ये लोकतंत्र सेनानी संघ के नाम से रजिस्टर्ड है राष्ट्रीय स्तर पे, जिसके श्री कैलाश सोनी जी हैं, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
जी जी। तो ये चल रहा था संघ, उन्होंने संगठन को जो है रजिस्टर अपने पास किया हुआ था, उन्होंने मान्यता दी हुई थी कि लोकतंत्र सेनानी संगठन जो है वो संघ का भाग है। जी जी। एक वर्ष से कुछ ज़्यादा हुआ, जी। उन्होंने ये तय किया कि हरियाणा में हम संघ के नाम से ही इकाई शुरू करेंगे। जी जी। तो उन्होंने, हमारे रामअवतार सिंघल जी हैं जो इस संघ में अभी उनको महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है, जी जी। उनको एक पत्र दिया कि आप अपनी इकाई बनाइए, संघ की इकाई बनाइए, लोकतंत्र सेनानी संघ का हरियाणा इकाई बनाइए और उसके पदाधिकारी चुनिए। जी। तो मई 2025 में रोहतक भाजपा जिला कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई। जी जी। 50 के करीब सेनानी वहाँ पे उपस्थित थे। जी जी। और श्री गोविंद भारद्वाज जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लोकतंत्र सेनानी संघ के, जी। उनके नेतृत्व में और माननीय रामविलास शर्मा जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में वो मीटिंग हुई। जी जी। उस मीटिंग में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको कार्य करना है। संगठन का, संघ का, संघ का। जी जी। तो वो पत्रक बना के हमने जो भी तय हुए थे पदाधिकारी वो भेज दिए वहाँ पे जी। अपने माननीय कैलाश सोनी जी के पास। तब संगठन वालों ने उनसे संपर्क किया। जी जी। संगठन वालों ने उनसे संपर्क करके कहा कि जी आप संगठन को ख़त्म मत करिए, हम सारे को इकट्ठा देख के एक बना लेते हैं। जी जी। तो बात चलती रही, वो बात उन्होंने हमें पत्रक इशू नहीं किया, हमें रजिस्टर्ड नहीं किया। जो हमने इलेक्शन करके या जो भी हमने तय किया था उसको उन्होंने रिवर्स में हमें कोई लेटर नहीं दिया। जी जी। और उसमें बातचीत चलती रही कि पीछे आज से 6 महीने पूर्व एक दिल्ली माननीय जटिया जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं जी जी। और मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके निवास स्थान पे हमें बुलाया, संगठन वालों को भी बुलाया, संघ वाले हमें भी बुलाया। तो वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी आप संगठन को संघ में तय कर दीजिए। जी जी। जब संगठन और संघ एक हो जाएगा तो हम उसकी एक यूनिट बनाकर और नए पदाधिकारी बना देंगे, नई कार्यकारिणी। ठीक है। लेकिन शायद संगठन वाले ये नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा कोई इसका पदाधिकारी बने या शामिल हो, जबकि ये काम तो 500 के करीब, अब 500 से भी कम, 400 के करीब सेनानी बचे हैं। 500 करीब पेंशन जाती है, 500 से कम है, 450 के करीब पेंशन आती हैं, जो जिसमें पुराने सेनानियों की पत्नियां या पति, अगर पत्नी सेनानी है तो उनके पति, उनको भी पेंशन मिलती है। तो 400 के आसपास सेनानी जीवित बचे हैं। तो कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने उनसे कहा, माननीय कैलाश सोनी जी ने, कि आपको ये करना है। उन्होंने वहाँ हाँ भर दी, लेकिन अभी पिछले महीने उन्होंने अपने संगठन के नाम से ही इलेक्शन तय किए रोहतक में। जी जी। हमने केंद्र से कहा कि अगर आप कहते हैं तो इसमें भाग लेकर और जैसे एक यूनिट बना देते हैं। बोले नहीं, वो उन्होंने मना कर दिया है कि संगठन, ना हमें उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो कोई इलेक्शन कर रहे हैं। जी जी। अगर वो हमसे संबंधित हैं तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन वो किसी भी कारण से, कुछ कारण रहा होगा, तो उस कारण से फिर उसके बाद उन्होंने ये एक इकाई बनाकर हमारे को एक लेटर इशू कर दिया, जिसमें मुझे उन्होंने प्रदेश लोकतंत्र सेनानी संघ और उसके प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया। लोकतंत्र सेनानी ये आज तारीख होगी 6 जून। ये 3 जून को आपको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जारी किया है। बाकी पदाधिकारी कौन कौन बने एक बार डिटेल से बता देंगे? जो सारी याददाश्त मुझे नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। पढ़ करके आराम से तसल्ली से बता दीजिए जी, किन किन को क्या क्या दायित्व दिया गया है और कहाँ के रहने वाले हैं। माननीय रामविलास शर्मा जी जो हरियाणा के लिए कोई एक विख्यात नाम है, महेंद्रगढ़ से हैं, उनको संरक्षक हमने बनाया। उन्होंने उसी तरह से ही केंद्र ने भी इसको संरक्षण रूप में मान्यता दी। जी जी। हमारे केंद्र की तरफ से प्रभारी हैं श्री गोविंद भारद्वाज जी, नारनौल के रहने वाले हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। जी जी। और केंद्र की तरफ से हरियाणा के प्रभारी भी हैं। जी जी। मुझे सुनील ग्रोवर, रेवाड़ी से हूँ मैं, मुझे तय किया गया अध्यक्ष के नाते। माननीय ललित बत्रा जी हैं सोनीपत से। जी। विख्यात नाम है और बहुत कम उम्र में मैं 18 साल की उम्र में गया था
जेल में, वो मुझसे भी कम उम्र में, शायद 15 या 16 साल की उम्र में जेल में गए थे। जी जी तो उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी श्री गुलशन भाटिया जी हैं, जो मेरे तो पिताजी के समय से, बीजेपी उससे का भी पहले, कार्यालय सचिव, उससे पहले से वो कार्यालय सचिव हैं। वो भी जेल में रहे थे, तो उनको उपाध्यक्ष बनाया। और सुभाष डागर जी हैं महेंद्रगढ़ के, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया। जी उसके बाद रामअवतार सिंघल जी हैं, पंचकुला के रहने वाले हैं, पूर्व प्रचारक भी हैं। इन्हें महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई, महासचिव की। और राजवीर धनखड़ जी हैं, ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं, इनको सचिव की जिम्मेवारी दी गई। सुशील जी जैन, ये अंबाला ज़िले में बराला के रहने वाले हैं, बरांडा के, इनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। फिर इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ सदस्य नियुक्त किए हैं। अभी हमें उपाध्यक्ष और बनाने हैं, जी जी। वो अभी केंद्र ने कहा कि आप तय करिए, जो किए गए हैं वो ये हैं, कार्यकारिणी के सदस्य, उनका उपाध्यक्ष नाम भी और सचिव भी और बनाने हैं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं पृथ्वीराज जी कालका से, जी उसके बाद ओम प्रकाश नेहरा जी, जी ये करनाल से हैं, भाजपा के और जनसंघ के टाइम से कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। जी जी। वीर कुमार जी यादव हमारे सब यहाँ वालों के लिए तो नोन है, तीन बार वो महासचिव रहे प्रदेश में भाजपा के, वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। लेखराज जी गहलोत पानीपत से हैं, जगमोहन जी बंसल कुरुक्षेत्र से हैं, सुभाष जी मल्होत्रा ये हिसार से हैं, और डॉक्टर अशोक गर्ग जी हैं, ये कैथल से हैं, ये प्रचारक भी रहे हैं। और श्री जीतराम जी एडवोकेट हैं चरखी दादरी के, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं अपने समय, संघ के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं। जी जी। ये मैंने शायद एक बार जिक्र भी किया था आपसे बात करते हुए कि जब हम जेल में, दादरी जेल में थे, तो वहाँ पता लगा था कि वहाँ के एसडीएम ने इनको सड़क पर पिटाई की थी इनकी इमरजेंसी के अंदर। ये जीतराम जी एडवोकेट बहुत ही शानदार कार्यकर्ता है। अभी ये लोग तय किए गए हैं कार्यकारिणी में, अभी कुछ कार्यकारिणी में सदस्य और तय होंगे, उपाध्यक्ष भी और तय होंगे और सचिव भी और तय। थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा है जानने की, जैसे अब लोकतंत्र सेनानी संगठन की बात आई थी, लोकतंत्र सेनानी संघ की बात आई, आप संघ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अखिल भारतीय स्तर पर जो इकाइयाँ हैं इसकी, मेरा ये जानना है, जो लिस्ट में सुन रहा था, तो एक तो आपका संघ हो गया लोकतंत्र सेनानी संघ, और एक और संघ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसकी छत्र छाया में सब कुछ चलता है। इसमें जो मैं नाम सुन रहा था, इनमें मैं ज्यादातर देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के या RSS के पदाधिकारी रहे हैं या हैं, वो ज्यादा है। जैसे आप ही देख लीजिए, आप ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप पीछे मेरे ख्याल से जिले में उपाध्यक्ष थे पिछली बार जी, है ना। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपातकाल के दौरान जो ये सूची है, इनमें कोई गैर भाजपाई भी है, कोई कांग्रेसी भी जिसे पेंशन मिल रही है? नहीं, कांग्रेसी तो मेरी समझ में कोई नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेसी कोई नहीं है। लेकिन हाँ, किसी दूसरे दल का कुछ सोशलिस्ट जो उस वक्त कहलाते थे, जी जी, उस दल के कुछ कॉमरेड्स, वो जैसे दलीप जी, कॉमरेड दलीप सिंह जी हैं नारनौल के जी, वो हमारे सदस्य हैं और उनको पेंशन भी मिलती है। इस तरह कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त जो विनोबा भावे जी के संपर्क में थे, जी। उनके साथ थे, उनको भी अभी पेंशन मिलती है। अब बहुत कम बचे हैं, बुजुर्ग थे वो लोग, काफी लोग चले गए। अच्छा, हरियाणा में कितने लोग होंगे जो उन दिनों जेल गए थे? जेल जाने वाले तो संख्या मेरे ख्याल में 1100-1200 के करीब थी। और अभी पेंशन मिल रही है, कितनी पेंशन मिल रही है अभी? अभी 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो लोकतंत्र सेनानी संघ से जुड़े की बात नहीं है, आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से सत्ता में आई है, मनोहर लाल जिस समय मुख्यमंत्री थे उसी समय ये पॉलिसी बना दी गई थी, इनको पेंशन दी जा रही है। कुछ इसे आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, कुछ इसे सकारात्मक मानते हैं कि देश में लोकतंत्र बहाली में इनका योगदान रहा। विषय है इस संगठन का, इसलिए इस विषय में चर्चा फिर कभी करेंगे। तो लोकतंत्र सेनानी संघ का अभी तक का जो कार्य हम देखें, क्या रोड मैप रहा है, क्या काम रहा है अभी तक, क्या करता रहा है संघ? लोकतंत्र सेनानी संगठन संघ, मैं उसको अलग अलग नहीं मानता, ठीक है। इस वक्त दो अलग अलग सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का कार्य, लोकतंत्र सेनानी जो इमरजेंसी में जेल में गए थे उनके लिए कार्य करना है, दोनों का एक ही कार्य है। हमारे लिए
मैं कोई संघ का सदस्य है नहीं, कोई सदस्यता नहीं है इसकी। जी जी। हाँ, संघ का भी कोई सदस्य नहीं है। मैं संगठन का सदस्य, मैं संगठन में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जी जी। लोकतंत्र संगठन में मैं जिला अध्यक्ष था। जब ये पिछले साल ये हुआ तो उसके बाद मेरी जगह दशरथ चौहान जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो दशरथ चौहान जी मेरी मीटिंग में भी आते हैं। दशरथ चौहान जी भी जेल गए थे क्या? जी, दशरथ तो चौहान मतलब जी जो भी है ये सूची में है, सारे आपातकाल के दौरान जेल गए थे। जेल गए। कोई 1 दिन गया, चाहे कोई 100 दिन गया। जी, मतलब गए सभी थे जेल। इसमें कुछ मीसाबंदी भी है। जी जी। सबसे ज्यादा टाइम रहने वाले रामविलास जी और अपने गोविंद भारद्वाज जी थे। तो हमको 3 किस्से बता दीजिए, आपके अध्यक्ष का, खुद का, जी, आपके जो संरक्षक के संगठन के रामविलास शर्मा जो पूर्व मंत्री उनका, और गोविंद भारद्वाज जी का। 3 किस्से बता दीजिए। बाकी सब जेल में गई, हम बता ही दे रहे हैं। आपका जेल जाना कैसे हुआ, रामविलास जी का कैसे हुआ, गोविंद भारद्वाज का कैसे हुआ, और कहाँ रहे थे आपातकाल के दौरान? मैं सबसे पहले रामविलास जी से शुरू करूंगा, क्योंकि कम शब्दों में बताना है आपको। उनका किस्सा तो कम शब्दों में बताना, मैं बाकी सबका कम शब्दों में, अपना बिल्कुल कम शब्दों में बता सकता हूँ, लेकिन उनका रामविलास जी का थोड़ा सा गागर में सागर भर दीजिए। जी जी, कोशिश करता हूँ। रामविलास जी उस वक्त इमरजेंसी जब लगी तो ये रोहतक में थे, रोहतक का केंद्र में सब संभाल रहे थे जी। और रोहतक में एक एजिटेशन कराया गया, एक ग्रुप ने नारेबाजी की, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको वहां से गुम कर दिया। जी। जिनकी जानकारी उनके परिवार वालों को नहीं, किसी को नहीं कि वो गए कहाँ। जी। अब संगठन ने रामविलास जी के जिम्मे लगाया कि इनको ढूंढिए। उस वक्त हमारे प्रचारक होते थे प्रेम जी गोयल, उन्होंने इनके जिम्मे लगाया कि आप इनको ढूंढिए, और रामविलास जी ने ढूंढना शुरू किया। सीआईडी वाले उन दिनों बहुत शरारत कर रहे थे, जाके उनके घर कहते थे भाई उनको तो गोली मार देंगे, ऐसे उनके घर वालों को जाके डराते थे। घर वाले, औरतें डरती थी, पुलिस टेरर फैला रही थी उस समय, जानबूझकर डराने के लिए कि इसके बाद कोई और जत्था आंदोलन के लिए ना निकले, आंदोलित बाकी लोग नहीं हो। और संगठन ने जिम्मे लगाया कि इनको कैसे भी करके ढूंढ के कोर्ट में पेश करा। तो इस तरह से रामविलास जी एक जगह से दूसरी जगह पता लगता वहां है, वहां जाते, कोर्ट में एप्लीकेशन देते, वहां पहुंचते, तब तक वो वहां से निकाल देते। इस तरह 3 बार इस तरह हुआ कि अलग अलग जगह से उनको रखा गया। उसके बाद जहां तक मुझे दिमाग में आ रहा है, नाहड़ जेल में थे वो, थाने में, नाहड़ थाने में, रेवाड़ी जिले के नाहड़ थाने में रामविलास जी को पता लगा। वो जाके वहां बैठ गए बाहर। रामविलास जी को भी कैसे पता लगा, कोई बंदा वहां बैठा हुआ था, उसने अंदर से कुछ ऐसे डंडे से कुछ आवाजें आई, तो वो गिन रहा है चाय वाला, 1 2 3 4 5, 6 चाय बना के भेजो भैया अंदर। तो उसने कहा भाई ये क्या है, पुलिस वाले तुम्हें ऐसे कहते? पुलिस वाले नहीं, कुछ कैदी बाहर से आए हुए हैं, सभ्य लोग हैं, अच्छे समाज के लोग हैं, इमरजेंसी के वजह से उनको यहाँ बंद किया हुआ है, तो उनकी चाय जानी। तो अंदाजा हुआ, उन्होंने रामविलास जी के नजदीक थे, उन्होंने रामविलास जी को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे एक बात ये पता लगा है। तो वो रामविलास जी, लैंडलाइन होते होंगे उस समय, लैंडलाइन थे, और लैंडलाइन पे भी बात करने की हिम्मत कोटवर्ड में हुआ करती थी, सीधी सीधी बात नहीं होती थी। मैं बीच में वो बता रहा हूँ। अच्छा। हमारे पिताजी ने यहाँ से अंडरग्राउंड हो गए थे, मैं जेल में था, मेरी बुआ लुधियाना से आई हुई थी, मेरे पिताजी ने दिल्ली से फोन करते थे, वो ये नहीं बताते थे मैं कौन बोल रहा हूँ, वो अलग भाषा में बात करते थे। तो जैसे वो कोड वोड बनाए हुए थे, बात कर रहे थे। हमारी माताजी से बात हुई, हमारी दादी से बात हुई, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बात हुई। तो बुआ कहने लगी मेरी भी बात करा दो। बुआ ने उठा देखा, भैया कैसे हो? उन्होंने कहा भाई मैं अभी इमीडिएटली ये जगह छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब ठीक उसके 40-45 मिनट बाद वहां छापा पड़ गया था। अच्छा, मतलब इसका मतलब टेप हो रहे थे फोन, सारे फोन टेप हो रहे थे। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जाके बताया होगा, या जैसे भी खबर पहुंचाई, किसी को भेजा रामविलास जी को। रामविलास जी मोटरसाइकिल वहां लेके आए, वहां पे वो भागने की कोशिश करने लगे, लड़ाई हुई, वहां पे पुलिस वालों से भिड़ गए रामविलास जी, बुरी तरह से रामविलास जी को वहां से पटक दिया। लेकिन तब तक मजिस्ट्रेट की टीम वहां पहुंच गई और वहां से उनको कोर्ट में पेश करना पड़ा। उनको कोर्ट में पेश हुए और रामविलास जी को अरेस्ट करके अम्बाला भेज दिया। तो उनके फिर उसके बाद की तो ऐसी लंबी ऐसी यातनाएं आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी यातनाएं। पजामा नीचे से बांध के ऊपर से चूहे छोड़ देना, ऐसे। ये बहुत छोटी बात है, ये तो पंजाब के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ। तो मतलब इतना भूखा रखना और खाना ज्यादा खिला देना, ज्यादा खिला के सिर बांध देना, सोने नहीं देना।
मतलब इतनी यातनाएं देना जिसका कोई हिसाब नहीं। सिख कार्यकर्ता मेरे, पुलिस इस तरह कर रही थी? पुलिस, जेल प्रशासन, जिला कोई भी किसी की में हिम्मत नहीं थी कि वो किसी तरह से भी कोई वो कर सके। अभी गोविंद भारद्वाज जी का अपना, गोविंद भारद्वाज जी उन दिनों यूपी में काम कर रहे थे। जी जी, ये रज्जू भैया जी के सहायक के नाते काम कर रहे थे। इनको जानकारी मिली कि रज्जू भैया जी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इन्होंने वहाँ पहुँच के इन्होंने रज्जू भैया जी को वहाँ से निकाल दिया। वहाँ से वो निकल गए। उसके 10 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पहुँची और वो इनको उठा के ले गई। तो उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद गोविंद भारद्वाज जी को अरेस्ट कर लिया और इनको भी टॉर्चर किया रज्जू भैया जी की जानकारी लेने के लिए। बोले जी मेरे को जानकारी नहीं है, मैं उनका सहायक के नाते काम कर रहा था, लेकिन अब तो कोई संस्था चल नहीं रही है। तो इस तरह से इन्होंने जैसे भी इन्होंने मैनेज किया उसको। लेकिन ये भी इलेक्शन होने के, नई सरकार बनने के बाद आए और रामविलास भी नई सरकार बनने के बाद आए। जेल में रहे तब तक? पूरा टाइम जेल में रहे। जी जी, पूरे के पूरे 19 महीने जेल में रहे। अब खुद की बात करेंगे सुनील ग्रोवर की। मैं जैसे कि मैं भी बता रहा था, हमारे पिताजी अंडरग्राउंड थे और वो यहाँ से ये सुबह सुबह आए यहाँ पुलिस वाले हमारे घर। रूटीन था हमारे पिताजी। तब तो मॉडल टाउन रेवाड़ी में था। 16 बार उससे पहले जेल जा चुके थे पिताजी। ये 17वीं बार थी उनकी जेल जाने की। अच्छा। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी परिवार के लिए। वो आए तो कल तलाशी लेनी है। हमने कहा ये है नहीं वो घर में, आप तलाशी लेना चाहो ले लो। उन्होंने सारी तलाशी ली। सारी तलाशी कोई नहीं मिला, पापा थे नहीं। तो वो तब तक फिर पता लगा कि पिछली साइड अगली साइड सब साइड से घेर रखा था उन्होंने। तो वो जानकारी लेकर और चले गए। तो मैंने सोचा कि पिताजी को जानकारी दे दूं और उनके कुछ कपड़े वगैरह और पहुंचा दूं उनके पास। तो मैं यहाँ से बस में एक बैग लेकर और चला, बस में बैठा। गुड़गांव मेरे चाचा जी रहते हैं, मेरे पापा के कज़न हैं। जी जी, वो सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे, स्टोर कीपर थे, सुभाष ग्रोवर जी। जी जी, मुझे उनसे भी कुछ काम था। मैंने कहा यार वापसी में पता नहीं लेट होना हो जाऊं। मैं गुड़गांव उतर गया और सिविल हॉस्पिटल में चला गया। जी, सिविल हॉस्पिटल के पीछे से रास्ता था उनके घर की तरफ। उनके घर चला गया अपने चाची से और उनकी मदर यानी हमारी बड़ी चाची से मिलकर, और वहाँ से पीछे के रास्ते से बस स्टैंड पे मैं दिल्ली चला गया। अंधा मुगल मेरे मामा रहते थे। हमारा सिर्फ ये होता था कि पापा वहाँ आते थे, अपना सामान लेते थे और चले जाते थे, वहाँ रुकते नहीं थे। जी जी, क्योंकि पुलिस की जानकारी में था कि ससुराल उनके वहाँ है। जी, तो वहाँ उनका सामान छोड़ा, जो मैसेज छोड़ना था छोड़ा। वहाँ उन्होंने एक मैसेज छोड़ा हुआ था, वो मैं मैसेज लेकर और वापस रेवाड़ी के लिए चल दिया। रेवाड़ी आया, घर आकर मैंने वो मैसेज के हिसाब से जो काम करने थे वो किए। मैं दुकान पे आ गया। कपड़े की दुकान हमारी मोती चौक पे होती थी, ग्रोवर वस्त्रालय। वहाँ आया, वहाँ आके नीचे का मैंने उसका गले का वो खोला और इतने में सामने पुलिस की जीप आ गई। मैंने उसे वापस धकेला। हाँ जी आओ जी बैठो। मलिक हुआ करते थे SHO। उन्होंने कहने बैठो जी चलो जी। तो बैठ गया मैं जीप। थाने ले गए? डरने की बात थी नहीं। वो वहाँ से उन्होंने गोकुल गेट चौकी पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। मुझे कहा बैठा रही। बैठा हूँ मैं, कहीं नहीं जाता, चिंता मत करो। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हुआ करते थे वहाँ पे ASI इंचार्ज गोकुल गेट चौकी। ठीक है। हमारे पापा के मित्र थे ओम प्रकाश कपूर जी। वो घूमते हुए आए। उन्होंने उनसे पूछा कि पंडित जी अगर तो इसको ग्रोवर साहब के लिए ढूंढ पकड़ा है तो हम ढूंढें ग्रोवर साहब कहाँ हैं, हमारी जानकारी में तो नहीं है। जी जी। तो उन्होंने धीरे से उनके कान में कहा कि इसका अपना वारंट है, तो इसकी अपनी वारंट है, इसकी अपनी गिरफ्तारी है, इसमें वो नहीं है कुछ भी। खैर वहाँ से 3-4 दुकानों पे गए, कहीं भी गए कोई नहीं मिला। जैसे ही खबर पहुंची कि सुनील ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया है, जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, जो सीनियर कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, सब अंडरग्राउंड सारे अंडरग्राउंड, सब भूमिगत हो गए। लग गया कि सबको पकड़ेंगे कि भाई ये इन्होंने नीचे के लेवल से शुरू कर दिया है। भाई सुनील ग्रोवर को अरेस्ट कर लिया है। तो वहां पे एक गलती थी कि किसी एजिटेशन के अंदर संघ वालों का इंस्ट्रक्शन था कि पिता का नाम सबने भगवान लिखवाना है।
भगवान। भगवान। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो कोई पहले एजिटेशन हुई थी, जी जी। तो उसमें जितने भी लोग थे उनके वो लिस्ट इनके पास थी। ये पूछते कुलदीप राज सन ऑफ भगवान। हाँ। कुलदीप राज जी हुआ करते थे, सुषमा रेडियंट वाच कंपनी है रेलवे रोड पे। सुनील ग्रोवर सुनो भगवान। नहीं, सुनील ग्रोवर तो उसमें एजिटेशन में था नहीं, लेकिन जो अच्छा, लोग वो जो थे, पहले जो एजिटेशन। पहले एजिटेशन हुई थी, तो वो सबके नाम के आगे सन ऑफ भगवान, सबको भगवान। तो कोई भी मेल भी नहीं खा रहा था कुछ भी। तो खैर मुझे थाने ले जाके बैठ जा नीचे, बैठ गया नीचे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को कोई परेशानी नहीं थी। तो छोटा भाई आया तो कहने लगे जाके इसके लिए खाना इसका ले आना, क्योंकि सारे मुंशी वगैरह सब पापा को जानते थे, तो खाना ले आना घर से। ठीक है, मैं आराम से वहाँ बैठा था, और मेरे बाद वो एक और यहाँ पे हुआ करते थे देवीदास जी, भाई साहब देवीदास, बहुत सीनियर कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक, बहुत ही सीनियर। जी जी। उनकी गलती से एक यहाँ पे देवी दत्ताराम जी थे कपड़े वाले, उनको उठा लाए। अच्छा। अब उनका संघ से कोई संबंध नहीं, उनका जनसंघ से कोई संबंध नहीं, उनका किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं। वो बैठे वहां रोए और मेरे को कहे ये देख इसको नींद आ रही है, ये ठाड़े में सो रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं कहा बाबू जी, अगर हमारे रोने चिल्लाने से कोई फर्क पड़ता होता तो मैं भी आपके साथ रो लेता, जो करेंगे करें। खैर रात हो गई, शाम को मैंने खाना खाया, वो खाना भाई लेके आया, तो उन्होंने खाना सारा भाई से टेस्ट कराया, और फिर बोले तू खाना खा ले। मैंने खाना खा लिया। रात करीब 8 साढ़े 8 बजे मुझे उन्होंने हवालात के अंदर बंद कर दिया। वेद प्रकाश अश्क हुआ करते थे, एक सोशलिस्ट लीडर, वो ऑलरेडी उस दिन सुबह जैसे पापा को पकड़ा था उस वक्त उनको भी पकड़ लिया था, वो जेल में थे। तो वहाँ वो रहे अंदर। उन्होंने वो एक कैदी और सो रहा था, उसको उठाया, बोले चटाई बिछा, कंबल बिछा, तो मैं सो गया। रात करीब 1 बजे मुझे हवालदार आया, खड़ा हो भाई सुनील, एचओ साहब बुला रहे हैं। मलिक साहब एसएचओ पंजाबी थे, पंजाबी होने के नाते भी वो काफी पापा के नजदीक थे, और पॉलिटिकली पापा स्ट्रांग थे, तो उस नजदीक थे ही थे। जाते ही बोले, मैंने कहा नमस्ते, बैठ जा। मैं बेंच पे बैठा, नीचे बैठ। नीचे बैठ गया। पता था कि आंख बदल गए पूरी तरह से। ये कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, मुझे जानकारी सचमुच में नहीं है कि आप मुझे, तो इसको पता भी लग नहीं रहा, तेरे को ठोकूंगा ना चार तो सब बकेगा। भाई ठोक के देख लो, जो पता होगा वो बता दूंगा, जो नहीं पता उसको कहाँ से बताऊंगा। पर वो कुछ टाइम निकला तो चौधरी राजेंद्र सिंह हुआ करते थे एएसआई कभी गोकलगेट चौकी पे, तब उनसे हमारी अच्छी मित्रता थी। फिर वो सब इंस्पेक्टर हो गए थे, और बाद में एसपी भी रहे रिवाड़ी में। अच्छा अच्छा। बहुत बात, अभी 7-8-10 साल पहले। तो वो आए, बोले मलिक साहब क्या कर रहे हो, बच्चे को परेशान कर रहे हो, खड़ा हुए। हवालदार बुलाया, अंदर कर इसको, और उन्होंने मुझे भेज दिया। एसएचओ साहब तो काफी गुस्से में थे, मुझे ठोकने को तैयार थे, पर प्रभु का शुक्र है कि एक आध थप्पड़ के अलावा कोई लंबी चौड़ी आपातकाल का थप्पड़ तो खाया। कोई लंबी चौड़ी ऐसी यातना मुझे नहीं भुगतनी पड़ी। जी जी। आपके पिताजी को शायद बेड़ियां रखी थी, बेड़ियां पे लाई थी। वो तो दादरी जेल में हमें यहाँ से शिफ्ट किया था। जी जी। तो उसके बाद हमें अगले दिन नारनौल, आप भी उसी जेल में शिफ्ट किए? इकट्ठे शिफ्ट रहे पिताजी और आप? 5 महीने 4 महीने हम इकट्ठे रहे। 5 महीने मैं टोटल रहा हूँ, 2.5 महीने में। पिता पुत्र तो मेरे ख्याल से कम नहीं होंगे, ऐसे केस तो कई थे। करनाल का एक परिवार था, उसके 17 मेंबर जेल में थे, एक ही परिवार, 17 मेंबर। घर में शादी थी तो अरेस्ट करने आए, तो सबने उनको कहे तो सबको अरेस्ट कर लिया, जिसमें एक 1.5 साल की बच्ची भी थी। बड़ा अन्याय किया गया, उसको भी जेल में। आज वो दिल्ली में रहते हैं, उनको हरियाणा से पेंशन मिलती है। जी जी जी। तो मतलब बहुत बहुत अन्याय किए, अन्याय की तो आतंक था। तो अब इस संगठन का आपको दायित्व मिला है, हरियाणा की इकाई का दायित्व मिला है, लोकतंत्र सेनानी संघ का। क्या रोड मैप रहेगा, क्या करेंगे भविष्य में, ये आपके पास क्या आइडियोलॉजी है? कुछ देखिए, संगठन ने और केंद्रीय संगठन और केंद्रीय संघ ने और संगठन ने
मिलकर हरियाणा सरकार को मनोहर जी ने अपनी मर्जी से ताम्रपत्र दिए थे हमें। जी जी। तो हमने कहा जी मध्य प्रदेश में पेंशन मिलती है, उस तर्ज पे पेंशन भी दो। पापा ने भी कहा, तो वो फिर 1 साल के करीब लगा, तो उन्होंने वो पेंशन का वो किया। 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी। 10 से 15 20 हो गई। 10 से 15 की थी मनोहर जी ने, लेकिन उससे पहले मनोहर जी चले गए, ये आ गए, तो हमने कहा जी वो 15 होनी थी, अभी उसका सैंक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा 15 पिछला मांगोगे करोगे, मैं 20 आज से 20 कर देता हूँ। तो 20 कर दिया था उन्होंने। और एक मनोहर जी ने हमें बहुत इज्जत दी। 2019 में उन्होंने सारे हरियाणा के, जब ये पेंशन शुरू की थी, उसके बाद 25 जून 2019 को पूरे हरियाणा के जितने भी लोकतंत्र सेनानी थे और उनके जो नहीं थे उनके परिवार वाले, उनको चंडीगढ़ बुलाया, अपने घर पे सबको भोजन कराया, रात को सबका अभिनंदन किया एक हॉल के अंदर। और रात को कि 25 जून रात को 12:05 पे इमरजेंसी लगाई गई थी, तो 12:05 पे लाइटें ऑन करके और लाइटें ऑफ करके ऑन करके और उनको सम्मानित किया। अच्छा किया। बहुत शानदार, सबका रहने खाने ले जाने लाने का सब बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया गया। तो इसलिए मनोहर जी को तो हम बोल नहीं सकते कि बाकी नायब सिंह जी ने भी आते ही 20,000 करने की बात की। एक चीज अधूरी रह गई है उनकी, मनोहर जी की। उन्होंने कहा था कि जब हमें बेसिकली दिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के अनुसार जैसे उनको एक्सपेंसेस मिलते हैं इलाज के लिए, मेडिकल सुविधा मिलती है, उस तरह आपको मिलेगी। जी जी। लेकिन वही 2019 में उन्होंने वहाँ अनाउंस किया था कि 5 लाख पति को 5 लाख पत्नी को इंश्योरेंस मिलेगा कैशलेस। जी जी। वो नहीं हो पाया, कुछ उसमें टेक्निकल, अभी अगला टारगेट अब ये रहेगा कि वो मिल जाए किसी तरह। हाँ, लेकिन जब कोई गंभीर बीमारी होती है, किसी की कोई सर्जरी होती है, तो उसके पैसे सरकार अब भी देती है। पूरे नहीं मिलते, कुछ काट पिट के मिलते हैं जो सरकारी के हिसाब से। तो अब ये टारगेट रहेगा कि कैशलेस सुविधा मिल जाए, कैशलेस सुविधा मिल जो जाए। आयुष्मान का कार्ड जो है, ये रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ज्यादा किसी को इसकी टेंशन नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग 70 से ऊपर हो गए हैं। मैं खुद 69 साल का हो गया हूँ, मेरे से नीचे तो 1-2 हैं पूरे प्रदेश में। 70 वालों को वैसे आयुष्मान मिल जाता है, मतलब कोई ज्यादा टेंशन नहीं है उसकी। और बाकायदा सरकार की तरफ से पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। बस अब तो एक ही है कि इनको इज्जत दी जाए, क्योंकि इस उम्र में जो रहे हैं उनको इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहते। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा अच्छा किया हुआ उन्होंने, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बकायदा सरकारी सम्मान के साथ वहाँ पे विदाई होती है, अंतिम विदाई होती है। खैर उन्होंने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये विदाई के लिए वो भी रखा हुआ है, अंतिम संस्कार के लिए भी रखा हुआ है। खैर वो तो छोटी बात है, लेकिन मतलब इस तरह से है। बहुत कम लोग रह गए हैं, प्रभु इनको दीर्घायु करे। दोस्तों, आपने सुनील ग्रोवर की बात सुनी, लोकतंत्र सेनानी संघ की जो कार्य योजना है उसके बारे में बताया, अपनी जेल यात्रा के संस्मरण बताए। बहुत सारे थे रेवाड़ी जिले में। अब हम बात कर रहे हैं बैठ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तो रेवाड़ी जिले में वीर कुमार यादव भी, और भी रेवाड़ी जिले के नाम होंगे इसमें आपके संगठन में। काफी लोग थे। वीर कुमार यादव ने भी काफी जेल, ओम प्रकाश ग्रोवर थे, जेल यातना सही, जो ओम प्रकाश ग्रोवर, ओम प्रकाश पिताजी है, मनोहर लाल ओम प्रकाश राजपाल, बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग थे जी। फिर बात यह है कि इन्होंने जो लोकतंत्र सेनानी संघ का जो बताया है, इनको दायित्व मिला। कार्यकाल कितना रहेगा? अभी ये हमारा कार्यकाल नेक्स्ट इलेक्शन तक होता है। नेक्स्ट इलेक्शन तक। तो ये अभी तो संगठन है, उसका संगठन के स्तर पर काम चल रहा है। आपको बताना है आपको सुनील ग्रोवर की बातें कैसी लगी, लोकतंत्र सेनानी संघ के कामकाज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।